16 channels. बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में 3 मरहलों में इंतखाबात होंगे। पहला 28 अक्टूबर को, दूसरा मरहला 3 नवंबर को, तीसरा और आखिरी मरहला 7 नवंबर को और 10 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज खास तौर से इसी का जिक्र होगा कि बिहार इलेक्शन को लेकर वहां पर जो सरगर्मियां तेज हो गई हैं, चुनावी तालमेल बढ़ गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यानी इल्जाम तराशी का जो सिलसिला चल पड़ा है, ऐसे में बिहार की आवाम के सामने सब कुछ से गुजरते हुए मुद्दे क्या रह जाते हैं, इसी पर होगी आज हमारी खास पेशकश और हमारी खास गुफ्तगू। इसके लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान हो गया है और 10 नवंबर वो तारीख है जब नतीजे आ चुके होंगे, फैसला हो चुका होगा कि बिहार के इक़्तिदार पर फिर से कौन काबिज होने वाला है। हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे लिए चलते हैं तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 1% नीचे में गेहूं की खरीदारी हुई है बिहार में, जहां 1850 रुपए में जो एमएसपी 1% के हिसाब से जो था, यानी 1100 रुपए में उसका किसानों को मिला, यानी 750 रुपया बिचौलिया जमाखोर जो है वो खा गए। इससे नीचे भी गया है रेट। तो नीतीश कुमार जी बताएं कि आपके राज्य बिहार में एमएसपी क्यों नहीं है और क्या फल स्वरूप रहा जब से एपीएमसी को 2006 से रद्द किया गया। किसान पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। बड़ा आंदोलन आपका पंजाब से लेकर के, हरियाणा से लेकर के यूपी, बिहार, ये आंदोलन जो है तेजी से फैलता जा रहा है। हम इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार को थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। एक लग रहा है कि कोई तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है और लोकतंत्र में जहां हमारा देश कृषि पर निर्भर पड़ता है, जो किसान की वजह से रोटी चावल हम लोग खाते हैं, आज उसका दोहन सरकार द्वारा किया जा रहा है। जो अन्नदाता है, ये सरकार अपने फंडदाताओं की कठपुतली बना दिया गया है हमारे सारे अन्नदाताओं को। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल। तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, जो लीड कर रहे हैं, आरजेडी को लीड कर रहे हैं अजीम इत्तेहाद को। हालांकि अजीम इत्तेहाद के बैनर तले जो कुछ पार्टियां हैं, उनमें से एक दो पार्टी ऐसी भी है जो इनके नाम को लेकर, इनके क़यादत को लेकर बहुत बेचैन है, इत्मीनान नहीं होने। हमारे साथ एक जो पैनल है मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह जुड़ेंगे, आरजेडी के एमएलए हैं। हमारे साथ होंगे खालिद अनवर, डॉक्टर खालिद अनवर जो एमएलसी जेडीयू हैं। हमारे साथ होंगे अशफाक रहमान, नेशनल कन्वीनर हैं जेडीआर यानी जनता दल राष्ट्रवादी के। और हमारे चीफ रिपोर्टर महफूज आलम हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनकी बहुत गहरी नजर रही है खास तौर से बिहार में उर्दू या जो अक़लियतों के मसाइल हैं उनको लेकर। सबसे पहले आप दोनों का इस्तकबाल करते हुए महफूज और खालिद अनवर साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि तारीखों का ऐलान हो गया, पहला आपका रद्द अमल क्या है? खालिद अनवर। देखिए, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ, हम उसका इस्तकबाल करते हैं, हमारी पार्टी उसका इस्तकबाल करती है। जमहूरियत में इलेक्शन की बड़ी अहमियत है और इलेक्शन होना चाहिए। आवाम का जो हक है वो हक मिलना चाहिए। और जो लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्शन को टाल दिया जाए, इलेक्शन को दूर कर दिया जाए, लोगों को उनका राइट उनसे छीन लिया जाए, वो गलत समझ रहे थे। और हम इसका इस्तकबाल करते हैं। 3 मरहले में इलेक्शन है, लोग पूरी तैयारी के साथ अपने नुमाइंदों को चुने, अपनी सरकार को चुने, ऐसी सरकार को चुने जो उनकी मर्जी की सरकार हो।
जी, जो उनकी मर्जी की सरकार हो, अपनी सरकार को चुने। इसी बीच जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो यही है, जो हिज़्ब मुखालिफ है, अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका यही कहना है कि हालांकि ये कोरोना का दौर है और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन को भी बहुत ज्यादा इसमें एहतियात बरतनी पड़ी है। एक पोलिंग बूथ जो होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ 1000 वोटर्स होंगे। पहले इसकी तादाद 1500 बताई गई थी, लेकिन अब भी कुछ अपोजिशन लीडरों की मांग है कि इसे घटाकर 750 किया जाए। जो इंतखाबी कैंपेन होगा वो डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोग ही सिर्फ जा सकते हैं। कैंपेन में 2 लोगों का नामांकन एक साथ हो सकता है। नामांकन के लिए यानी पर्चे नामजदगी के लिए 2 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होंगी। ऐसे कई और चीजें शामिल की गई हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि एक तरफ कोरोना के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कई ऐसे वीआईपी चेहरे भी, आम इंसान की तो मौत हो ही रही है, वीआईपी चेहरे भी बिहार से उनकी वो कोरोना का शिकार हुए। इन सब के बीच ये इंतखाब सामने आ चुका है। महफूज, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आमतौर से आज भी वहां काफी जगहों पर जो है सियासी पार्टी के कारकुनों के दरमियान आपस में खींचातानी देखी गई है। ऐसे में क्या महफूज यही लग रहा है कि ये जो तारीखों का ऐलान हुआ है, वाकई ज्यादातर जो सियासी पार्टियां हैं उनको इन तारीखों के ऐलान का इंतजार था? देखिए विशाल, ये कहा जा सकता है कि अपोजिशन पार्टी जो है चाह रही थी कि इंतखाबात का वक्त टाला जाए, उसमें ताखीर किया जाए, और ये बार बार मुतालबा भी उन लोगों ने अपोजिशन की तरफ से जो है किया गया, इलेक्शन कमीशन के सामने भी रखा गया। लेकिन एनडीए की तरफ से ये मामला बिल्कुल वाज़ेह था कि इंतखाबात अपने वक्त पे होना चाहिए। बहरहाल ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन को करना था, और इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में जो है वाज़ेह कर दिया कि बिहार असेंबली का इंतखाब होगा और 3 मरहले में होगा। लेकिन ये भी सही है कि कोरोना की मुद्दत कार में जो इंतखाब हो रहा है बिहार का, उसमें इलेक्शन कमीशन ने काफी एहतियात बरता है। ये कोशिश की गई है कि हर शख्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके, चाहे वो मजबूर हो, बीमार हो, यहाँ तक कि कोरोना के जो मुतासरीन हैं, जो बीमार हैं कोरोना के, उनके लिए भी आखिर में कुछ वक्त दिया गया है कि वो भी अपने हक रायदही का बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। पोलिंग के टाइम में 1 घंटा का इजाफा किया गया है। इसी तरह जो एहतियात के तौर पर जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं, उन तमाम चीजों को फॉलो करने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही है, मास्क लगाने की, सैनिटाइज और तमाम चीजें जो आप जान रहे हैं। तो ये पोलिंग बूथों पर लोगों को लाने के लिए, ताकि लोग खौफ में न रहें। वैसे भी बिहार में आप जब देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो काफी कम रहता है, 55% से लेकर 60% तक जो है वोटों का फीसद रहता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सकें, और इस हिसाब से पूरी चीजों को तय किया गया है ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। दूसरी तरफ सियासी पार्टियों की जानिब से जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ है, जाहिर है तैयारी उनकी पहले से थी, अब उनकी तैयारी में और इजाफा हुआ है। अब शबाब पर आ गया, करेंगे तैयारी वो लोग। एक बात और यहाँ पे वाज़ेह है, करना जरूरी है कि सियासी पार्टियों के दरमियान, चाहे वो एनडीए हो या अजीम इत्तेहाद हो या यूडीए हो या यूडीए से हो, किसी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा नहीं है, यानी किसी को टिकट नहीं दिया है। किसी पार्टी ने अभी किसी को टिकट नहीं दिया है। महफूज, मैं आपके पास आ रहा हूं, खालिद अनवर के पास अब चलते हैं। खालिद अनवर साहब, मेरा सवाल ये है, जेडीयू के सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस इंतखाब में क्या है? आपसे मेरा सवाल है ये सीधा। और दूसरा, जेडीयू को अगर किसी से बहुत ज्यादा बड़ा यानी कि एक सख्त टकराव या सख्त टक्कर इस इंतखाबी जंग में होने के इम्कान है, तो वो कौन सी पार्टी है? के लिए चैलेंजेस बेशुमार थे पहले, और आज भी चैलेंजेस हैं, लेकिन हमारे चैलेंजेस सियासी नहीं है। हमारे चैलेंजेस समाजी चैलेंजेस हैं, जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टी की बात है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा मुकाबला है, तो बिहार को जानने वाले, बिहार में जो महफूज साहब हैं या दूसरे लोग हैं, वो जानने वाले इस बात को समझते हैं कि बिहार में आज के दिन अपोजिशन में बिल्कुल दम नहीं है। अपोजिशन पार्टियां बिल्कुल बिखरी हुई हैं, और हमारा कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। बिहार के सभी लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार वजीर आला बने,
बिहार को ऊपर लेके जाएं, बिहार की तरक्की हो। और इसमें कोई चैलेंज, हमें कोई चैलेंज नजर नहीं आता है, चाहे कोई भी तबका हो, चाहे अकलियत हो, दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी तबका हो, इसमें हमें कोई चैलेंज नजर नहीं आता। मुद्दा क्या हो सकता है बड़ा, ये हावी मुद्दा कौन सा होगा इस इंतखाब में, जेडीयू को क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बिहार की तरक्की हो या बिहार की तरक्की रुक जाए। जो 15 वर्षों से बिहार को एक तरक्की की रफ्तार दी गई है, जो बीमारू राज्य से एक तरक्की याफ्ता राज्य की तरफ ले जाने की कवायद शुरू हुई है, वो चलेगा या रुक जाएगा, ये एक इशू की बात नहीं है। चूंकि काम हर जहत पे हुआ है, हर शोबे में हुआ है और तमाम शोबे में काम काफी तेजी से चल रहा है। अब मसला वही है कि ये रुकेगा या चलेगा। ठीक है, तो नेमतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरजेडी से एमएलए हैं। नेमतुल्लाह साहब, खालिद अनवर एमएलसी जेडीयू का कहना है कि बीमारू राज्य से बिहार को तरक्की के रास्ते पर नीतीश कुमार ने लाया है और बिहार की आवाम के सामने नीतीश के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, फिर आरजेडी की जरूरत क्या है? जी, चला जाता और ये चला रहे जो लाखों लाख तादाद में पैदल चले आए और आने के बाद जी कहा गया आपकी आवाज बिल्कुल साफ मिल नहीं पा रही है, हमारे नाज़रीन को भी मुश्किल पेश आ रही होगी। मैं फिर से आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर। महफूज, मैं आपके पास आता हूं। 15 साल का बीमारू राज कहा जा रहा है, खालिद अनवर कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो है 15 साल में रफ्तार मिली है तरक्की की। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मुद्दे और बिहार में नहीं है? क्या बेरोजगारी बिहार का एक मुद्दा नहीं है? क्या ये जो बड़े पैमाने पर जो पलायन हुआ है ये कोरोना के पीरियड में दूसरे रियासतों से मजदूरों का, क्या उनको काम मिलना वो एक मुद्दा नहीं है? क्या पटना को जो सबसे गंदा शहर माना गया है क्लीनलीनेस के मामले में, सबसे गंदा शहर, क्या वो मुद्दा नहीं बनेगा? महफूज, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, बिहार असेंबली इंतखाब में इस बार बिहार के लोग जो है अपने बुनियादी सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जाहिर है जो बुनियादी सवाल हैं वही बिहार के अभी तक हल नहीं हो सके हैं। आप देखिए कि बिहार में अभी जो ताज़ा सूरत हाल है कि फ्लड से बिहार जो है एक तरफ जूझता रहा, लाखों आबादी जो है सैलाब मुतासरीन की उनकी हालत जो है बदहाल होती गई, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए थी हुकूमत की जानिब से मदद नहीं पहुंचाई गई। उसी तरह जो माइग्रेंट लेबरर जो बिहार वापस आए हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनके हाथ में कोई काम नहीं है। बिहार में रोजगार की कमी की वजह से ही बिहार से बड़ी आबादी यहां से पलायन करती है, दूसरे शहरों में जाते हैं लोग, तब जाकर उनके घर का दाल रोटी का इंतजाम होता है। तो ये एक बुनियादी सवाल है कि हुकूमत अब तक जो है रोजगार के मामले में ही बिहार के लोगों को रोजगार फराहम नहीं करा सकी है। नीतीश हुकूमत ने अपने पहले मुद्दते कार में बिहार में काम किया था, सड़कें बनवाई थी जिस पर नीतीश कुमार की काफी तारीफ भी हुई, लेकिन वो सड़कें अब धीरे धीरे टूटने लगी है। अब सेहत के शोबे में नीतीश कुमार की बड़ी तारीफ हुई थी पूरे मुल्क में, लेकिन कोरोना की मुद्दत कार में कोरोना ने यह साबित किया कि बिहार में सेहत का शोबा पूरी तरह से धाराशायी हो गया है, जमींदोज हो गया है। ठीक है महफूज, मुझे ये बताया जा रहा है कि अशफाक रहमान जुड़ चुके हैं, नेशनल कन्वीनर हैं जेडीआर जनता दल राष्ट्रवादी की। मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा महफूज। अशफाक रहमान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। आपकी पार्टी जेडीआर जो है वो यूडीए का एक हिस्सा है। आप हमें ये बताइए कि यूडीए क्या है और इसमें कौन कौन सी पार्टी है और कितना इम्कान आपको है कि आपकी पार्टी या आपके इत्तेहाद को जो है कामयाबी मिलेगी? अशफाक रहमान साहब। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुन लिया आपकी बात। जी हाँ बताइए। पहले भी जो आपने कहा वो सुन लिया। पहला 15 साल तो बहरहाल उनको ऑलरेडी रिजेक्ट कर सका था, मतलब बिहार की आवाम। और अभी के जो 15 साल हैं ना वो तमाम तर बर्बादियों के हैं। और जो भी हो, खालिद अनवर साहब जो कुछ कह रहे हैं वो समझने की चीज है। संघ के गोद में बैठ करके अकलियत की बात करना, जो अभी उर्दू का पूरी जमीन ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, आप इस बात को समझते ही बहुत बड़ा मुद्दा है। और लॉकडाउन के टाइम में अपने घर नहीं आने दिया,
आज हम बिहार में 5 से 10 शहर जो है हिंदुस्तान के सबसे गंदे और पोल्यूटेड शहर में इन्होंने काम क्या किया आप आके देखिए। अभी हम लोगों ने पूरा लॉकडाउन के टाइम में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। यूडीए हम यशवंत सिन्हा और एक दो और लीडर थे। तो बहरहाल यूडीए बनाम एनडीए चूंकि हुकूमत में है, अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं। अगर अपोजिशन होती तो यूडीए को आने की जरूरत नहीं थी। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। 40 लाख मजदूर सालाना यहां से निकल रहे, ये रिकॉर्ड है साहब। अब इन्होंने रिकॉर्ड रूम खत्म कर दिया है। 40 लाख मजदूर यहां से निकल के जा रहे हैं, सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास का तो खैर ये नाम ही ना लें, विकास नाम की कोई चीज ही नहीं। विकास का नाम क्यों ना लें ये मैं पूछूंगा खालिद अनवर से, लेकिन मैं फिर से पहले को बता दूं कि नेमतुल्लाह साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। उनकी आवाज अब बिल्कुल साफ आ रही है, मैं उम्मीद करता हूं। नेमतुल्लाह साहब, बहुत बड़ा एक सवाल है। अभी भी कहा जा रहा है कि 15 सालों का वो जो दौर था लालू यादव का, आरजेडी का, उससे लोग उबर नहीं पाए, अभी भी भूले नहीं है। और नीतीश कुमार की 15 साल के लोगों ने उसको मतलब याद रखा है, ये खालिद अनवर कह रहे हैं। से काम नहीं चलेगा। 15 साल की हुकूमत हो गई और 15 साल में इन्होंने क्या किया जनता जानती है। और बिहार को कहां लेके चले गए ये कहने की जरूरत नहीं है। आज स्थिति ये है कि आप चाहिए तो बाढ़ के लोगों को मुहैया नहीं, जरूरत का सामान नहीं मिल रहा है। बांधों की हालत बंद है, मरम्मत नहीं हो पाई। आज फिर गोपालगंज में बांध टूट गया। आप विकास का यही हाल है कि मुख्यमंत्री उद्घाटन करने जाता है, अब पुल बह जाता है, 264 करोड़ का पुल बह गया। फिर यही तो हाल है विकास का। और जो प्लान करके बाहर से जो लोग आए ने कहा कि हम बस का मुहैया करा रहे हैं, हम ट्रेन का पैसा खर्च कर रहे हैं, और ये कहें कि नहीं हम आने नहीं देंगे, वो घर आने के लिए तरस। खालिद अनवर साहब इसका जवाब देंगे। ये मुद्दा अहम है कि जो मजदूर दूसरी रियासतों से कोरोना के दौरान बिहार आना चाहते थे, अभी नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनको नहीं आने देना चाहते थे। कहना गलत है। अभी अशफाक रहमान साहब भी जो बात कह रहे थे या नेमतुल्लाह साहब जो बात कह रहे हैं, ये कहना गलत है। देखिए, बिहार में तरक्की हुई है और नीतीश कुमार ने तरक्की की है, और इसको अक़लियतों की तरक्की हो, दलितों की तरक्की हो, समाज के सभी तबकात की तरक्की हो, तरक्की हुई है। जहां तक कुमार रोकना चाह रहे थे, ये बात गलत है जी। भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून जो नेशनल डिजास्टर लॉ ये कहता है कि डिजास्टर के दौरान आप इधर उधर नहीं जा सकते। नीतीश कुमार का सिर्फ ये कहना था कि उस लॉ को चेंज कीजिए ताकि हम अपने लोगों को बुलाएं। हम गैर कानूनी तरीके से नहीं काम करेंगे, हम लोगों को बुलाने के लिए कानून हमने बनवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मरकजी हुकूमत से कानून बनवाया और सभी अपने लोगों को लेकर के आए और 18 लाख लोगों को रखा, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनके रहने का इंतजाम किया, उनको पैसे दिए और क्वारंटाइन में बिहार से दूसरे स्टेट के लोगों ने सबक सीखा है। विशाल साहब, बिहार पहली रियासत है जिसने अपने बाहर रहने वाले मजदूरों के अकाउंट में, लेबर्स के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। हमने 100 करोड़ रुपए भेजे उनके अकाउंट में, 18 लाख लोगों के अकाउंट में, और इतने ही लोगों को बुला करके आबाद किया, उनको रखा, उनको सारी ठीक है। ये इस मुद्दे से थोड़ा अलग हटते हैं। इस पे नेमतुल्लाह साहब को जो कहना था वो कह चुके। एक सवाल यहां पर अहम ये है कि नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे कि उर्दू या उर्दू वाले या जो अक़लियत हैं उनका, आपने भी कहा है कि सबसे ज्यादा ख्याल उन्होंने रखा है। मैं इस मुद्दे को यहां बगैर उठाए नहीं रह सकता कि बिहार में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन उर्दू की लाजमियत को जो खत्म किया गया था उसका फैसला वापस अभी तक नहीं लिया गया है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे खालिद अनवर साहब? नहीं, उसका फैसला मैंने आपको उस दिन भी बताया, नहीं उसके बारे में मैंने उस दिन भी कहा था कि ये फैसला गवर्नमेंट का नहीं है, ये फैसला डिपार्टमेंटल लेवल का है और इसको तज्जिया करके इसको वापस लिया जाएगा इलेक्शन के बाद। और इसमें अशफाक रहमान साहब, क्या ये लॉजिक सही है कि फैसला हुकूमत का नहीं है, डिपार्टमेंट लेवल का है? अगर डिपार्टमेंट का फैसला है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? जी खालिद साहब को पहले नहीं सुनिए ना, पहले खालिद साहब को समझाइए कि बेचारे नहीं समझ पा रहे हैं। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में होता है और डिपार्टमेंट सेल्फ जजमेंट नहीं लेता है, समझ गए ना? तो उर्दू को ये खत्म कर दिया, इलेक्शन के बाद देखेंगे, इलेक्शन के बाद तो लोग इनको देख ही नहीं पाएंगे।
वो जमाना खत्म हो गया। या जो बात कह रहे हैं उर्दू की तो पूरी जमीन ही खत्म कर दी। जाहिर है इन्होंने इंप्लीमेंट किया जो शिक्षा नीति 2020 वहां लागू हुई, उसमें उर्दू की अनिवार्यता खत्म की, यहां इन्होंने खत्म कर दिया। बिहार में सेकंड लैंग्वेज थी। ये किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा वादा कर रहे हैं, कहां पर नजर आ रहा है। और लॉकडाउन के बारे में पहले समझ ले हुए, लॉकडाउन कानून नहीं है, एक ऑर्डर होता है जो फॉर द टाइम बीइंग होता है और उस वक्त में रोका नहीं जाता है। तो दूसरे स्टेट जो अपने यहां बुला रहे थे बस से, ट्रेन से, तो क्या वो मजाक था, कानून तोड़ रहे थे? नहीं, हमारे यहां कानून सरकार तोड़ रही थी। नीतीश बाबू घर में, नीतीश बाबू 3 महीने तक पूरी तरह क्वारंटाइन थे, इसीलिए बिहार की जनता आईसीयू में चली गई। जवाब चाहूंगा इस आज पर। जो स्थिति है बिहार की, क्या उनसे छुपी भी है? जवाब चाहूंगा इस पर। खुद सरकार क्वारंटाइन की साथ। ये जो है ना, नीतीश बाबू अशफाक तो तब रहमान निकले साहब हैं का जब हम कहना लोग जो है बाढ़ग्रस्त सही दौरा नहीं कर है। रहे थे, तब निकले हैं बीच में। ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 20,000 से ज्यादा उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी कराई। नीतीश कुमार ने उर्दू के बड़े पैमाने पर ट्रांसलेटर्स बहाल कराए और उर्दू के लिए उनके काम बहुत वाजे हैं। और इस पे जो है ना, ये जो कह रहे डिपार्टमेंट, देखिए ऑफिसर लेवल पे कोई अगर इंस्ट्रक्शन आया है तो उसको एनालिसिस करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन पॉलिसी बनी है, हम उसको एनालिसिस करके उसको वापस कराएंगे। हमने कई फैसले बदलवाए हैं और फैसले बदलेंगे और उर्दू के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। खालिद अनवर साहब, महफूज मैं आपके पास आ रहा हूं, कौन कौन से ऐसे बड़े मसाइल हैं अक़लियतों के हवाले से जो मैं, चूंकि आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे हैं, जिस पर इस हुकूमत पे काम हो सकता था, नहीं हुआ? महफूज, बहुत इख्तिसार के साथ। देखिए, बहुत मुख्तसर के साथ अगर ये कहा जाए कि नीतीश हुकूमत जो है अक़लियत नवाजी की दावे करती है, इसलिए कि बिहार में 17% अक़लियतों का वोट है और तमाम सियासी पार्टियों की नज़र अक़लियती वोटों पर होती है। यही वजह है कि तमाम सियासी पार्टियां अक़लियतों की बात इंतखाबात के वक्त जरूर करती है। अगर मसले के बारे में देखें, मुद्दों के बारे में देखें, तो सबसे बड़ा सवाल कि इंतखाबात से चंद दिन कबल महकमे तालीम ने उर्दू की लाजमियत को खत्म कर दी, 40 बच्चों का कैद लगा दिया ताकि कॉलेज स्कूलों में हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए। फिर से मजदूर मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, ये बता दूं साफ साफ कि बिहार में ये कानून अभी फिलहाल है, जो ऑर्डर है उसके मुताबिक, जो सर्कुलर है उसके मुताबिक, कि अगर किसी स्कूल में 39 बच्चे भी हैं तो उर्दू का टीचर नहीं मिलेगा। इस ऑर्डर को सरकार ने वापस नहीं लिया है, जैसा हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं। महफूज, कैरी ऑन। जी, बिहार में तकरीबन तमाम जिलों में मुहिब्बान उर्दू ने इस बात को लेकर एहतजाज किया। अक़लियती तंजीमों ने वजीर आला से दरखास्त की, जितनी भी अक़लियती तंजीमें हैं, लेकिन उर्दू के मसले पर महकमे तालीम ने कोई भी सुनवाई नहीं की। महकमे के वजीर ने बात तक करना जरूरी नहीं समझा। महकमे वजीर टालते रहे कि उर्दू का कोई मामला नहीं है। तो उर्दू के साथ जो है स्कूलों से निकालने की एक बड़ी साजिश की गई और इस सिलसिले में अभी भी लोग एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, अब यह मसला जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसके अलावा उर्दू एकेडमी को हुकूमत तश्कील नहीं कर सकी। उर्दू मशावरती कमेटी तहलील है। इसी तरह सूबे में आधे से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां उर्दू के टीचर नहीं हैं, जगहें खाली है और सिर्फ वादे करती रह गई हुकूमत के टीचरों की बहाली होगी, नहीं बहाल कर सकी। वहीं खुद कफील बनाने के सिलसिले में नीतीश कुमार ने यह बार बार ऐलान किया कि अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए कर्ज की स्कीम चलाई जा रही है। और मजे की बात यह है कि हुकूमत हर साल 100 करोड़ रुपया उस स्कीम में मख्तस करती है और पूरा 100 करोड़ रुपया हर साल लैप्स कर जाता है। 1 रुपया भी बच्चों को नहीं मिलता है। तो एक तरह से कहें, खुद कफील स्कीम भी, कर्ज स्कीम भी एक तरह से मजाक बनकर रह गया है। मदरसों के मंजूरशुदा होने का भी कुछ मामला था, इसके साथ भी वही मसला है। 2459 मदरसों को बिहार काबीना ने फैसला किया था मंजूर करने का। 2011 का फैसला था। 2011 से लेकर अभी 2020 में पहुंच गए। बिहार में चुनाव होने जा रहा है और 814 मदरसे सिर्फ मंजूर किए गए। 700 से ज्यादा मदरसों की फाइल महकमे तालीम में पड़ी हुई है। महकमे तालीम में यूं ही धूल फाक रही है। लेकिन अफसोस इस बात को लेकर है नाजरीन कि वहां ना तो विपक्ष यानी अपोजिशन पार्टियां, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, किसी ने इन मुद्दों को उठाया नहीं, किसी ने इसको लेकर एहतजाज नहीं किया। हमारे साथ अभी मौजूद है नेमतुल्लाह साहब। क्या नेमतुल्लाह साहब, आपको याद है कि आपने कभी उर्दू को लेकर कोई तहरीक चलाई हो? जी बिल्कुल, हम लोगों ने सदन से लेकर सड़क तक इसका इशू उठाया है। आपके महफूज साहब वहां मौजूद है। हम लोगों ने बार बार सदन में कहा कि जो मदारिस हैं उनका जो अफिलिएशन पेंडिंग पड़ा हुआ है आपके महकमे में,
जो लाल फीता शाही का शिकार है उसको फौरन जल्द उसको पूरा कीजिए। और ये तो आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं, जैसा वो इंडिकेशन करेगा उसी के हिसाब से करेंगे। उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनको खत्म करने की साजिश चल रही है, जबकि उर्दू हमारे बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है। इसलिए ये चाहिए कि ये पूरा जो हक है उर्दू का दे। आज नेमतुल्लाह साहब आपके पास आपने ये बात बताई, ठीक है, मैं खालिद अनवर से इस पर जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले अशफाक रहमान साहब मुझे बताइए कि 2-3 बड़े मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के। जी अब मैं नेमतुल्लाह साहब से पूछ रहा हूँ कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, उनको समझें। सदन में कब आवाज उठाई उन्होंने? सदन में तो साहब जब बजट पेश हो रहा है तो लीडर ऑफ अपोजिशन वो रहते ही नहीं है, रहते ही नहीं। कहाँ उर्दू की बात करेंगे? कभी उर्दू की बात किया उन्होंने? उर्दू दरोगा की बात की, कब बहाल किया इन्होंने? उसी के बदौलत आज उर्दू के जो टीचर नजर आ रहे हैं वो 15 साल, पिछले 15 साल की देन है। आपको नहीं मालूम है आज जो 1 क्लास के टीचर जो क्या चाह रहे थे? 1% भी ना रहे, मतलब आप क्या चाह रहे थे? मैंने मेरिट को तो दापते दापते आपने खत्म, 1% भी न रहे। मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। आप अपना 15 साल देखिए, आपने 15 साल में जो बिहार बात सिर्फ 15 साल बनाम 15 साल की है। जेडीयू या एनडीए का ये कहना है, खासतौर से जेडीयू का, कि जो 15 साल आरजेडी का था वो 15 साल ऐसा था कि जिसे लोग भूले नहीं है। लेकिन क्या ये 15 साल जो जिसके वजीर आला नीतीश कुमार रहे, क्या इन 15 सालों में तमाम उम्मीदें बिहार के अवाम की पूरी हो गई? अगर इसका जवाब हां है तो समझिए कि इनके लिए मुश्किल नहीं है, और अगर इसका जवाब हां नहीं बल्कि ना है तो समझिए कि जो नतीजा है वो कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए। लेकिन नाज़रीन, बिहार के ऐसे मुद्दों को लेकर हम अभी बार बार आते रहेंगे क्योंकि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शुक्रिया, आदाब। एहतजाज की राह पर क्यों है किसान? कहीं रोकी रेल तो कहीं किया चक्का जाम। कोरोना के दौर में ये कैसा संग्राम? क्यों हो रही ज़रई बिल की मुखालिफत? मरकजी हुकूमत के भरोसे के बावजूद